फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ऑफिस आप चूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा, ताकि आप अच्छा फील करो। या फिर आपको एसी वाला ऑफिस चाहिए पोस्टल डिपार्टमेंट में, या फिर वर्क प्रेशर कम चाहिए, पब्लिक डीलिंग नहीं चाहिए, तो वो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा ऑफिस आप चूज़ करें जो आपको बेटर रहेगा। साथ में अभी CHSL 2021 और CGL 2022 वालों को CGL 2023 के लिए एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम PT तो अभी हो गया है, मेंस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, और आप चाहते कि एक बार अच्छे से पढ़ के मेंस दे दे और ज्वाइन करने में थोड़ा एक्सटेंशन ले। तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये नॉर्मल वे में, तो वो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहो, और जो भी नए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने भाई को आगे बढ़ाओ, ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़े। और आपको पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी इशू है आप मेरे को कमेंट करो, या मेरा नंबर 8210874148 उस पर आप व्हाट्सअप करो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी क्यूरी है उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि पोस्टल असिस्टेंट में कौन सा ऑफिस ज़्यादा बेटर रहता है। देखो, पोस्टल असिस्टेंट में सबसे बेटर ऑफिस सर्कल ऑफिस रहता है, क्योंकि ये एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस काम करता है। पूरा एक सर्कल बोले तो पूरा स्टेट को वो चलाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनके अंडर में रहता है। इसलिए सर्कल ऑफिस थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में रहता है, देखने में थोड़ा टिप टॉप रहेगा। आपका केबिन रहेगा, और फिर आपको AC मिलेगा, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। ऑफिस भी देखने में अच्छा लगता है, और आप अगर चाहो तो आप अच्छा फील कर सकते हो, क्योंकि और यहाँ पब्लिक डीलिंग भी नहीं रहती है। पब्लिक और 5 डेज वर्क रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। काम क्या रहता है, काम मेनली दिल्ली से जो ऑर्डर आता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरे ऑफिस को करवाने का काम रहता है। जैसे दिल्ली से कोई ऑर्डर आया कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना है आपके सर्कल में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, तो मेनली सबसे पहले ऑर्डर सर्कल ऑफिस को आता है। फिर सर्कल ऑफिस आपसे अपने नीचे वाले ऑफिस रीजनल ऑफिस को ऑर्डर भेजते हैं। फिर रीजनल ऑफिस सारे ऑफिस को ऑर्डर डालते हैं कि हाँ ऐसे से आपको करना है। ठीक है, तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि सर्कल ऑफिस में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप एक सुप्रीम पावर की तरह काम करोगे पोस्टल डिपार्टमेंट में। और अगर आपका कुछ काम अटका हुआ है नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में, तो आप नॉर्मल ऐसे बोलोगे कि मैं इस सर्कल में काम करता हूँ, सर्कल ऑफिस में हूँ, तो आपको आज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने वाला है। फिर उसके बाद बात आती है रीजनल ऑफिस की, RO। तो RO में भी जो आप काम करेंगे तो जैसे सर्कल ऑफिस है उससे थोड़ा सा कम रहेगा इसका ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ऐसे RO रीजनल ऑफिस भी ऑर्गेनाइज वे में रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छे से रहेगा, उसमें भी AC रहता है। आप काम करने का ढंग वही रहता है कि सारा पेपर वर्क होगा, पब्लिक डीलिंग नहीं रहता है। इसमें भी 5 डेज वर्क रहता है। रीजनल ऑफिस में काम करने के लिए थोड़ा एक्सेल, ईमेल, जीमेल ये सब भेजने उजने का, और फिर एक्सेल, वर्ड ये सब पे थोड़ा बड़ा काम आना चाहिए। और क्या कि आपका थोड़ा इंग्लिश अच्छा बेटर रहना चाहिए, जिससे कि आप कोई नोट या कुछ एप्लीकेशन या ऐसा वैसा कुछ लिखने का रहे तो आप फटाक से, आपको अगर डायरेक्ट करता है तो फटाक से आप पुटअप कर दो अपने हेड के पास। तो ऐसा काम रहता है रीजनल ऑफिस में। तो रीजनल ऑफिस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये सब आपको सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस जो भी मिलेगा वो आपको आपके रैंक के हिसाब से मिलेगा। कौन सा रैंक, कैटेगरी रैंक। आप जिस सर्कल में आप आते हो उस सर्कल में आपका रैंक कैसा है। आपका अगर रैंक अच्छा रहेगा तो आपको सर्कल ऑफिस मिलेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा तो रीजनल ऑफिस मिलेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा तो आप अगर चूज़ करते हो GPO तो आपको GPO मिलेगा। ठीक है, तो सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस का 5 डेज वर्क रहता है, ये भी हम बता दिए। और कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन है और एकदम ऑर्गेनाइज वे में उसका ऑफिस रहता है, तो आप थोड़ा काम करोगे तो आपको अच्छा बेटर फील होगा अदर ऑफिस के अलावा, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक डीलिंग भी नहीं है तो उतना प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो चलो आते हैं PAPO में। नॉर्मल जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस रहता है और मुंबई GPO रहता है। तो अब GPO की बात करते हैं, मुंबई GPO नहीं, GPO की बात करते हैं। GPO क्या होता है कि GPO जो है आपके पूरे स्टेट में एक ही जगह रहेगा, वो भी आपके कैपिटल में। तो GPO का क्या रहता है कि GPO में अपने आप में एक डिवीज़न है, और पोस्ट ऑफिस भी है लेकिन अपने आप में एक डिवीज़न है। तो
ROCO के बाद GPO ही थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफिस रहता है, इसमें स्ट्रेंथ स्टाफ की बहुत रहती है, ठीक है। तो GPO में बड़े बड़े बहुत सारे ऑफिसर बैठते हैं, तो थोड़ा ROCO के बाद GPO ही ऑर्गेनाइज वे में रहता है। और GPO में पब्लिक डीलिंग रहती है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहता है, क्योंकि ROCO का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क रहता है वो भी एक सेक्शन रहता है। तो अगर आप GPO में ज्वाइन करते हो तो आप चाहो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में ले सकते हो, ताकि आपको पब्लिक डीलिंग ना करना पड़े। और GPO का एक फ़ायदा है क्या नंबर ऑफ़ स्टाफ बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको छुट्टी लेने में बहुत उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और स्टाफ ज़्यादा होने के कारण वर्कलोड भी थोड़ा कम रहता है अदर ऑफिसेस के तरह। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपका बहुत अच्छा रैंक नहीं है, ROCO के लिए नहीं है, तो उसके बाद आप GPO ही चूज़ करना। अगर आपका क्योंकि और GPO सिचुएटेड होता है क्या अपने स्टेट के कैपिटल में, तो आपका घर अगर स्टेट के कैपिटल से नज़दीक में है तो आप कोशिश करना कि आप GPO ही चूज़ करो। अगर आपको ROCO नहीं मिलता है तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और GPO का एक फ़ायदा ये है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। GPO में एक बार आप लग जाओगे तो GPO के अंदर ही आपका ट्रांसफ़र होगा, 3 साल में जो रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है, और बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता है। और अगर हेड पोस्ट ऑफिस में आप लगते हो तो उसका क्या है कि हेड पोस्ट ऑफिस जिस डिवीज़न के अंदर आता है, उस डिवीज़न में जितना पोस्ट ऑफिस है हर 3 साल के बाद आपको उस पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देगा। या फिर एक और चीज़ करता है कि ऑन डिपुटेशन पे 6 महीना यहाँ रखे, 6 महीना उस पोस्ट ऑफिस में रखे, ऐसा भी कर सकता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर आपका ROCO नहीं मिलता है तो उसके बाद आप GPO ही रखना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। GPO के बाद बारी आती है हेड पोस्ट ऑफिस की। हेड पोस्ट ऑफिस भी थोड़ा अच्छा लेवल का रहता है GPO के बाद, तो उसमें भी आपका जॉब रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ भी नंबर ऑफ स्टाफ ठीक का स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, और फिर आपको छुट्टी सही मिलेगी। और लेकिन वहाँ भी पब्लिक डीलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में काम कर सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन कंपेयर टू सर्कल ऑफिस RO और GPO से बहुत कम रहता है। मेनली आपको हेड पोस्ट ऑफिस में पब्लिक डीलिंग में ही काम करना पड़ेगा। सभी लोगों का एक क्वेश्चन बार बार रहता है कि भैया मान लो कि अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के तुरंत टाइम 15 दिन का अंदर में इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, तो वो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद क्या होता है, तो उसके बाद जैसे ही वो ट्रेनिंग ख़त्म होने का रहेगा तो डिवीज़न से आपको आपका ऑफिस एलोकेट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऑफिस ये सोच के एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि आप अभी नए नए रहोगे तो आपको ऐसा ऑफिस नहीं दिया जाएगा जहाँ पे आप सिर्फ अकेले हो, क्योंकि मेन जो ट्रेनिंग 2 महीने का PTC इंडक्शन ट्रेनिंग होता है उसके करने के बाद ही आपको काउंटर पे बैठाया जाएगा, और वो ट्रेनिंग आपके ज्वाइनिंग होने के 6-7 महीने के बाद होता है। इसलिए आप ये सोच सकते हो कि आपको 6-7 महीने तक वैसा काम वर्कलोड नहीं दिया जाएगा जिससे आप परेशान हो जाओ। हाँ, स्टार्टिंग फेज़ में आपको वो बुकिंग का जो स्कैनिंग करने का रहता है वो सब काम दे सकते हैं करने के लिए। स्टार्टिंग फेज़ में यही रहेगा, और जैसे ही आप हेड पोस्ट ऑफिस में 15 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग करोगे तो आपको SO भी दे सकता है, सब ऑफिस जो कि इंटीरियर इलाका में रहता है, लेकिन वहाँ 4-5 आदमी रहेगा, उसके साथ आपको दिया जाएगा। या फिर और भी कोई पोस्ट ऑफिस, या कभी कभी आपको डिवीज़न, आपका रैंक अच्छा हो तो आपको डिवीज़न में भी रख सकता है। डिवीज़न ऑफिस में 5 डेज़ वर्क रहता है, और ये जो भी आपको मिलेगा सब आपके कैटेगरी वाइज रैंक के हिसाब से मिलेगा, और जिस डिवीज़न में और जहाँ भी मिलेगा आपके कैटेगरी का वहाँ सीट होना चाहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं अब चलो बात करते हैं कि एक्सटेंशन कैसे मिलेगा CHSL 2021 वालों को या CGL 2022 वालों को CHSL 2023 के मेंस देने के लिए। तो देखो करना क्या है, जैसे CHSL 2021 वाले का अभी DV होने वाला है, ठीक है, DV होने वाला है। तो डिपार्टमेंटल DV का मान लो अभी तक तो कुछ आया नहीं है, जुलाई लास्ट तक में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर आपको DV के लिए कॉल बुलाया जाएगा। तो हमको लगता है मिड अगस्त में DV के लिए कॉल लेटर आपके पास आएगा। जैसे ही कॉल लेटर आए उसके लास्ट डेट से 5-6 दिन पहले आप एक लेटर या ईमेल ID सब उसमें रहेगा, आप ईमेल कर देना, लेटर लिखना कि सर मेरा भी ट्रेन बुकिंग नहीं हो सका है, या फिर मैं बीमार हूँ, मुझे 15-20 दिन अभी लगेगा आने में। तो मान लो अगस्त लास्ट से 20 दिन तो सितंबर मिड तक आ जाएगा, 15 सितंबर तक आ जाएगा। उसके बाद फिर आप 15 सितंबर पूरा होने से 5-6 दिन पहले आप लिख सकते हो
या फिर आके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उसके बाद 15-20 दिन सब कुछ मेडिकल वेडिकल सब करवा के आप फिर 15 दिन एक्सटेंशन 20 दिन एक्सटेंशन ले सकते हो कि सर मुझे मतलब शिफ्टिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो मुझे टाइम दो ज्वाइनिंग होने के लिए। तो ये सब हो सकता है नॉर्मल वे में। या फिर एक चीज़ आप और कर सकते हो, जैसे आपके पास डीवी का लेटर आएगा तो आप उनको मेल कर देना, लेटर लिख देना कभी मैं बीमार हूँ, अभी मैं 2 महीने तक नहीं आ सकता हूँ, जो अगर इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम का एक्सटेंशन मिले मेरी ज्वाइनिंग के लिए, तो वो सब हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि 5-6 महीना एक्सटेंशन मिले, तो पहले मिल जाता था, लेकिन अभी जो रोजगार मेला आया उस कारण से थोड़ा ऊपर से प्रेशर रहता है। इसलिए ऑफिस वाले थोड़ा, अगर आप ऐसा 5-6 महीने का डेट मांगोगे तो वो थोड़ा रिजिड वे में आपको लेटर लिखेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, आप जल्दी से आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा वो लिख के आपको भेज सकता है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है। तो आप सिर्फ नॉर्मल कोशिश करना कि 1 से 2 महीने का एक्सटेंशन लें, और एक्सटेंशन लेने के बाद तुरंत आप जो आपका ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कर ले। या फिर आप एक चीज़ और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आया, फटाक से आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, मेडिकल करवा लो। फिर जैसे ही ज्वाइनिंग का लेटर, जैसे मेडिकल आप आके जमा करोगे तो आपको ज्वाइनिंग का लेटर मिलेगा। तो वो ज्वाइनिंग का लेटर जैसे मिलेगा तो आप लेके एक एप्लीकेशन उसी टाइम दे के कि सर मेरे को शिफ्टिंग होने में 20 से 25 दिन जाएगा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं घर से सब कुछ सामान लेके आता हूँ, तो उससे 20 से 25 दिन लिख के आप 1-2 महीने के बाद आ सकते हो आराम से। फिर बीच बीच में 1-2 लेटर और लिख देना कि मेरे को आने में टाइम, ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा है, ये सब। तो 1-2 महीने का ऐसा जो प्रोसेस होगा, फिर जैसे ही आप ऑफिस मेंस का एग्ज़ाम देके फटाक से ऑफिस आके ज्वाइन कर लेना। तो एक तरीका से ये आप कर सकते हो। के लिए एक बात ये बताने जा रहे हैं कि देखो, ज़्यादा लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ ये है कि अगर आप ज़्यादा लेट करोगे तो सीजीएल 2022 से लगभग 18,000 लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो अगर आप 18,000 लोग में से 4-5 हज़ार लोग के भी बाद अगर आप ज्वाइन करते हो, तो फिर आपको ट्रांसफ़र प्रोसेस में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र प्रोसेस का एक ही नियम है कि जिसका पहले 1 साल पूरेगा वही पहले जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको सीजीएल 2023 की नहीं लगी हुई है, कि आपको उतना मतलब नहीं है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे ही डीवी का लेटर, या सीएचएसएल 2021 वालों या सीजीएल 2022 दोनों को बता रहे हैं कि जैसे ही डीवी का लेटर आया आपके घर पे या मेल आया, फटाक से आप निकल जाना, जल्दी जल्दी डीवी करवा लेना, जल्दी जल्दी मेडिकल करवा लेना। और जैसे मेडिकल हो तो ऑफिस अगर 1-2 दिन रुकने के लिए भी बोलता है तो आप प्रेशर बना कि सर मेरे को यहाँ कुछ नहीं है, मेरे को जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर दे दो, ज्वाइन कर जाना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अदर लोगों से सीनियर रहोगे, क्या क्या चीज़ में आप प्रमोशन या सब चीज़ में सीनियर रहोगे। बेसिकली अभी आपको ट्रांसफ़र के लिए देखना है, अगर आपका दूसरे स्टेट में होता है तो आप ट्रांसफ़र में सबसे सीनियर रहोगे, तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको सीजीएल 2023 का उतना ये नहीं है, तो आप कोशिश करना कि जैसे ही डीवी का लेटर आया फटाक से आके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अपने तरफ से कोशिश किए जितना समझाने का आपको समझा सके। और इससे भी ज़्यादा अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्यूरी है, तो आप कॉल कर सकते हो, ताकि आपकी क्यूरी को मैं सॉल्व कर सकूं। तो चलो चलते हैं, और आशा करते हैं सीजीएल 2022 वालों को ताकि आपका जल्दी से सर्कल एलोकेशन आए, सर्कल एलोकेशन भरे, फिर जल्दी से डिवीज़न एलोकेशन आए, वो भी भर के आपका ज्वाइनिंग लेटर जल्दी से आए, ताकि आपका जो सपना है वो जल्दी पूरा हो, और आपका जो मन में डर है वो सब खत्म हो जाए। और क्योंकि मुझे पता है कि आपका ये ज्वाइनिंग से सिर्फ आपका खुशी नहीं है, आपके घर वाले भी चिंता में रहते हैं कि कहीं कुछ ये कैंसिल ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ आपके हिसाब से रहेगा। तो चलो भाई, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए थैंक यू। लेकिन लास्ट में जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ये चैनल आपका ही है, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ, और हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर करो कोई ग्रुप में, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड और कुछ क्यूरी है तो ज़रूर मेरे से क्यूरी को शेयर करना, ताकि मैं भी उसके बारे में जानूं और कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करने। थैंक यू, गुड नाइट और बाय।